नमस्कार विद्वान साथियों, दिव्यांश एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं शंकर सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी विद्वान साथियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आप सभी को जैसा कि विदित है कि द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती एसएसटी के सिलेबस में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे उनको मैंने कंप्लीट करवाने का आपसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था, जिसमें मैंने कुछ क्लासें यूट्यूब पे डाल रखी है। शेष जितने भी जैसे अपने डिमांड है, इलास्टिसिटी है, सेंट्रल टेंडेंसी है, नेशनल इनकम है और भी जो भी इकोनॉमिक्स के टॉपिक है, एसडीआई है, जो भी टॉपिक है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो मैं कंप्लीटली आपको जितनी भी क्लासें होगी सभी के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। क्लास को आप लास्ट तक देखें और अच्छे से समझने का प्रयत्न करें। स्टार्टिंग में जैसे आप वीडियो को ओपन करते हैं तो ये ना समझे कि छोटा सा बोर्ड है और इसमें क्या करवाया जाएगा। सुविधाएं कम है, संसाधन कम है, लेकिन जो भी कंटेंट मिलेगा वो लाजवाब मिलेगा आपको। तो इसी क्रम में आज अपना जो टॉपिक है विद्वान साथियों वो है सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप बहुत सारे विद्वान साथी काफी इसको लेकर चिंतित है कि बहुत कठिन टॉपिक है, मैथमेटिक्स का टॉपिक है और समझ से बाहर है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। साथियों बताना चाहता हूं बहुत ही अच्छे से अपन इसको कवर करेंगे और एकदम लाजवाब तरीके से हर एक पहलू को टच करते हुए अपन इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। प्रयास ही नहीं करेंगे, सफल भी होंगे। इसी क्रम में मैं आपको थोड़ा सा सांख्यिकी के संदर्भ में बताना चाहता हूं कि स्टैटिक्स जो होती है वो मोस्टली जैसे मैं आपको जनरली बताना चाहूँ कि जो भी डेटाज होते हैं, समंक होते हैं, जैसे जनगणना से रिलेटेड हो या विद्यालय के बच्चों के रिजल्ट से संबंधित हो, इसके अलावा गरीबी है, बेरोजगारी है, यानी जो भी डेटाज होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, उनको वर्गीकृत किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, सारणियों में उनको सेट किया जाता है और उसके बाद में उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के केंद्रीय मापों के जो सूत्र है वो अप्लाई करके उनका माध्य ज्ञात करना। अपकिरण के माप जैसे परमाप विचलन है, माध्य विचलन है, चतुर्थक विचलन है, ये ज्ञात करना और आवश्यक परिणाम प्राप्त करना, ये सब सामूहिक रूप से सांख्यिकी के भाग है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि ये सब सांख्यिकी के अंतर्गत आते हैं। अपना जो टॉपिक है एक छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। विद्वान साथियों, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इसके अंतर्गत आपके द्वितीय श्रेणी का जो सिलेबस है एसएसटी का, उसमें गणितीय समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीन टॉपिक डाल रखे हैं। छोटे छोटे तीन टॉपिक है, बहुत ही सरल टॉपिक है। आसानी से आप पेशेंस के साथ में समझोगे तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यह नाम लिख रखा है और फिर आपका है मीन, मीडियन और मोड। तो इसको मैं सबसे पहले आपका जो प्रश्न बनता है वो यहीं से बनता है कि समांतर माध्य किस प्रकार का माध्य है और माध्यिका और बहुलक किस प्रकार का माध्य है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में जो तीन टॉपिक है, गणितीय माध्य, अर्थमेटिक मीन यानी गणितीय माध्य या समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। समांतर माध्य गणितीय माध्य हैं और माध्यिका और बहुलक स्थिति माध्य हैं। किस प्रकार के माध्य हैं? दोनों स्थिति माध्य हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि माध्यिका किस प्रकार का माध्य है, गणितीय माध्य, स्थिति माध्य, संयुक्त माध्य, उपयुक्त कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है स्थिति माध्य, माध्यिका और बहुलक स्थिति संबंधित माध्य हैं और समांतर माध्य गणितीय माध्य हैं। आप इस जगह इस बात को लेकर कंफ्यूज मत होना कि माध्यिका में भी तो गणित से रिलेटेड प्रोसेस होती है, बहुलक में भी होती है, तो ये भी गणितीय माध्य होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल समांतर माध्य गणितीय माध्य होता है, माध्यिका बहुलक स्थिति संबंधित माध्य होता है।
तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत 3 टॉपिक है, जिसमें समांतर माध्य को गणितीय माध्य के अंतर्गत रखा जाता है और माध्यिका और बहुलक को स्थिति संबंधित माध्य के अंतर्गत रखा जाता है। अब केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या है, ये जो लाइन लिखी हुई है इसका क्या अर्थ होता है, इसके संदर्भ में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापांकन, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापांकन सांख्यिकी में यह प्रथम क्रम या स्तर का मापांकन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि समंक जो होते हैं, डेटा जो होते हैं, सूचनाएं जो होती हैं, उनको एकत्रित किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है, उनकी सारणियां बना ली जाती है। उसके बाद में आवश्यक निष्कर्ष निकालने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति के मापांकन, अपकिरण के मापांकन और भी कई मापांकन करके आवश्यक निष्कर्ष और परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। इसमें सबसे पहला जो होता है, समंकों को एकत्रित करके, उनको वर्गीकृत करके, सारणियों में व्यवस्थित करके, ये सब काम सांख्यिकी में करने के बाद में सबसे पहले मापांकन स्टार्ट किया जाता है। तो वो सबसे पहला होता है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापांकन। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापांकन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके अंतर्गत समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक 3 ज्ञात किए जाते हैं। हालांकि वैसे तो गुणोत्तर माध्य हैं, हरात्मक माध्य हैं, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। वर्गीकरण माध्य हैं, व्यापारिक माध्य में चल प्रगामी ये जो माध्य होते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आपके जो सिलेबस है उसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के मापांकन के अंतर्गत केवल 3 टॉपिक डाल रखे हैं, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। इनको अपन बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। तो देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापांकन सांख्यिकी में यह प्रथम क्रम या प्रथम स्तर का मापांकन होता है। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति का मापांकन सांख्यिकी में प्रथम क्रम या प्रथम स्तर का मापांकन होता है। आंकड़ों को एकत्रित करके, व्यवस्थित करके, सारणियां करने के पश्चात सबसे पहले मापांकन स्टार्ट किया जाता है, तो वो केंद्रीय प्रवृत्ति का मापांकन ही सबसे पहले किया जाता है। इसके अंदर समंक श्रेणी का कोई एकाकी प्रतिनिधि मूल्य होता है जो समंक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। यानी ये एक ऐसा माध्य होता है, चाहे आप समांतर माध्य याद कर लो, माध्यिका याद कर लो या बहुलक याद करो, एक ऐसा प्रतिनिधि मूल्य होता है समंक श्रेणी का जो किसी समंक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है, या एकाकी मूल्य भी कह सकते हैं आप उसको, जो क्या होता है एक समंक श्रेणी का प्रतिनिधि होता है अथवा समंक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वो समांतर माध्य हो, माध्यिका हो या बहुलक हो। अब बात यह आती है कि समंक श्रेणी क्या होती है। साथियों, जो भी अपन सूचनाएं एकत्रित करते हैं या उन सूचनाओं को आप डेटा भी कह सकते हैं, डेटा को समंक भी कहते हैं सांख्यिकी की भाषा में। तो उन समंकों की एक जो श्रृंखला होती है वो समंक श्रेणी कहलाती है। जैसे मान लीजिए कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने या कक्षा 12 के विद्यार्थियों ने लेखा शास्त्र में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, 10 विद्यार्थियों के नाम लिख दिए और उनके प्राप्तांक लिख दिए, तो वो क्या हो गए, समंक हो गए। 2011 में भारत की या राजस्थान की जनगणना के जो भी डेटा लिखे हुए हैं राज्यवार, जैसे कुल जनसंख्या लिख दी, तो वो क्या हो गए, समंक हो गए, अर्थात वो समंक श्रेणी बन गई। अब थोड़ी सी चर्चा मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाने से पहले समंक श्रेणियों के ऊपर करना चाहता हूं, ताकि उसमें जो भी शाब्दिक अर्थ है वो आपके समझ में आ जाए। कहने का मतलब जो भी वर्ड्स है उनका मैं आपको अर्थ बता सकूं, समंक श्रेणियों के प्रकार भी मैं आपको संक्षेप में बता सकूं, ताकि जब भी अपन समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक का अपन आगे अध्ययन करने जा रहे हैं उसमें किसी प्रकार का विघ्न नहीं आए। देखिए विद्वान साथियों, अपन समझते हैं अब समंक श्रेणियों के प्रकार या समंक श्रेणियां कितने प्रकार की होती है। हाँ, तो विद्वान साथियों, समंक श्रेणियों भी देखिए आप। समंक श्रेणी, इसको अपन को समझना है कि अपन समांतर माध्य पढ़ेंगे, माध्यिका पढ़ेंगे और बहुलक पढ़ेंगे। समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ेंगे तो उसमें अपन समंक श्रेणियां, अलग अलग प्रकार की समंक श्रेणियां आएगी, जिसके प्रकार अपन यहां पढ़ रहे हैं, तो आपको वहां किसी प्रकार का संशय नहीं हो। एक एक पहलू को, एक एक शब्द को अच्छे से विश्लेषण करते हुए पढ़ेंगे, ताकि आपको बिल्कुल भी यदि आप केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में नहीं जानते हैं, पहले से नहीं पढ़ा हुआ है या काफी समय पहले पढ़ा था, भूल गए, तो भी आप अच्छे से इसको समझ जाएंगे। देखिए, समंक श्रेणियां 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित या सतत श्रेणी, अखंडित या सतत श्रेणी।
अखंडित या असतत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी। इसको आप खंडित को सतत भी बोलते हैं और अखंडित को आप असतत भी बोलते हैं। देखिए व्यक्तिगत श्रेणी जैसे 1 2 3 4 5, इसको आप क्रम नहीं दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह तो सीरियल नंबर है, क्रम संख्या 1 2 3 4 5, और इसमें सिर्फ और सिर्फ मूल्य दिया हुआ होता है। इसको अपन कह सकते हैं पद मूल्य। क्या? पद मूल्य। x 4 6 8 20 10 जो भी है, इसको सामूहिक रूप से आप समंक श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समंक श्रेणी कहते हैं। समंक क्या होता है? ये जो संख्याओं का समूह होता है इसी समंक कहते हैं। इसको डाटा कह दो, समंक कह दो, आंकड़े कह दो, सूचनाओं का समूह कह दो, बातें किए, तो इसको सामूहिक रूप से आप कहेंगे समंक श्रेणी। क्या कहेंगे? समंक श्रेणी। आगे देखो, खंडित श्रेणी या सतत श्रेणी। खंडित श्रेणी या सतत श्रेणी क्या होती है? ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, आप एक बार देख लीजिए। समंक श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी या सतत श्रेणी, और अखंडित श्रेणी या असतत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित या सतत श्रेणी, अखंडित या असतत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी ये सीरियल नंबर है, यदि आप ये सीरियल नंबर नहीं देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ पद मूल्य एक सिंगल लाइन में दिए हुए होते हैं, या ज्यादा से ज्यादा आप उनको सीरियल नंबर, जिसे आप एसआर नंबर के नाम से जानते हैं, सीरियल नंबर दे सकते हैं। नेक्स्ट है खंडित या सतत श्रेणी। ये आप समझ गए होंगे। खंडित या सतत श्रेणी में क्या होता है? पद मूल्य दिया हुआ होता है या समंक श्रेणी दी हुई होती है, और उसमें साथ में उसकी बारंबारता भी दी हुई होती है। पद मूल्य या समंक श्रेणी दी हुई होती है, साथ में उन पद मूल्यों की बारंबारता भी दी हुई होती है। इसे क्या कहते हैं? आप ऐप को ऐसे लिख देता हूं, इसको मैं बारंबारता, जिसे आप कह सकते हैं ऐप। इसका मतलब होता है, इससे तात्पर्य होता है कि 3 2 बार आया है, 4 3 बार आया है, 5 2 बार आया है, 6 4 बार आया है, 10 5 बार आया है, 15 3 बार आया है। समझ गए होंगे आप। ये कैसे बना? जैसे कि एक ऐसे मूल्य दिए हुए थे, 3 2 बार है तो 3 3, फिर 4 3 बार है तो 4 4 4, फिर 5 2 बार है तो 5 5। इस प्रकार ये अव्यवस्थित लिखे हुए थे, तो इनको व्यवस्थित लिखने के लिए खंडित या सतत श्रेणी का प्रयोग किया गया है। फिर से समझिए, समंक श्रेणी 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित या सतत श्रेणी, अखंडित या असतत श्रेणी। खंडित व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होता है? सीरियल नंबर, ये जैसे केवल पद मूल्य दिए हुए होते हैं, इनको चाहो तो आप सीरियल नंबर दे सकते हो, नहीं चाहो तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। केवल पद मूल्य दिए हुए होते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में। खंडित या सतत श्रेणी में क्या होता है? पद मूल्य दिए हुए होते हैं, जिसको अपन x से दर्शाते हैं। x का मतलब होता है पद मूल्य, और साथ में इनकी बारंबारता दी हुई होती है कि 3 2 बार आया है, 4 3 बार आया है, 5 2 बार, 6 4 बार, 10 5 बार, 15 3 बार। ये हो गई आपकी खंडित या सतत श्रेणी। नेक्स्ट है अखंडित या असतत श्रेणी। विद्वान साथियों, इसमें वर्ग दिए हुए होते हैं कि 0 से 10 तक के पद मूल्य कितने हैं? 4 है। समझ रहे होंगे। 10 से 20 वर्ग के अंतर्गत कितने मूल्य हैं? 6 मूल्य हैं, अर्थात इसकी बारंबारता कितनी है? 6। 20 से 30 वर्ग या वर्ग विस्तार 20 से 30 के मध्य कितने पद मूल्य हैं? 5 है। वर्ग विस्तार 30 से 40 के मध्य कितने पद मूल्य हैं? 2 हैं। वर्ग विस्तार 40 से 50 के मध्य कितने मूल्य हैं? 3 मूल्य हैं, अर्थात इसकी बारंबारता कितनी है? 3। और 40 से 50 के मध्य कोई भी 3 पद मूल्य हो सकते हैं, जैसे 45 47 48 3 हो गए, या 41 45 49 3 हो गए। ठीक है। 50 से 60 के मध्य कितना है? 4 है। तो ये है आपके समंक श्रेणियों के 3 प्रकार। समझ गए होंगे। समंक शब्द का क्या अर्थ होता है वो भी समझ गए। इसको आप आंकड़ा भी कह सकते हो, डेटा भी कह सकते हो,
और इसमें व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है, पदमूल्य क्या होता है। पदमूल्य का मतलब होता है जैसे ये एक पदमूल्य है, ये भी पदमूल्य है, ये भी पदमूल्य है, यानी इस समंक को आप पदमूल्य कह सकते हैं, जिसको पदमूल्य को किससे दर्शाया जाता है, एक्स से दर्शाया जाता है, और बारंबारता को किससे दर्शाया जाता है, एफ से दर्शाया जाता है। समझ गए होंगे। अब मैं एक छोटी सी चर्चा आपसे करने जा रहा हूं। ये आपका जो ये वर्ग है, जैसे अपन ने लिखा, जैसे वर्ग 10 से 20, वर्ग 10 से 20, तो इसमें ये जो 10 है, ये जो 10 है, ये है वर्ग की निम्न सीमा, और इसे कहेंगे आप वर्ग की ऊपरी सीमा। और इन दोनों के मध्य जो अंतर है, इस अंतर को कहेंगे आप वर्ग विस्तार, जिससे आप एच या आई से दर्शाते हैं, एच या आई से दर्शाते हैं। और वर्ग की निम्न सीमा को आप L1 से दर्शाते हैं, और वर्ग की ऊपरी सीमा को आप L2 से दर्शाते हैं। समझ गए होंगे। ये मैंने वर्ग के बारे में समझाया आपको कि 10 से 20 कोई वर्ग है, तो 10 क्या है इसमें वर्ग की निम्न सीमा जिसे L1 से दर्शाते हैं, 20 क्या है वर्ग की ऊपरी सीमा जिसे L2 से दर्शाते हैं। और इसका जो अंतर होता है, अंतर किसका, 10 और 20 के मध्य कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, जिसे वर्ग विस्तार कहते हैं, जिसे H या I से दर्शाया जाता है। तो यह है विद्वान साथियों आपकी समंक श्रेणी या व्यक्तिगत श्रेणी, खंडी श्रेणी, अखंडी श्रेणी। ठीक है, इसमें मैंने आपको वर्ग के बारे में बता दिया, पदमूल्य क्या होता है वो बता दिया, समंक शब्द का अर्थ क्या होता है वो बता दिया, जिसको डेटा या आंकड़ा भी आप कह सकते हैं। और इसमें बारंबारता क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया, पदमूल्य क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति में क्या होता है, एक ऐसा मूल्य होता है जो किसी समंक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात किसी समंक श्रेणी के प्रतिनिधि मूल्य को क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, जिसमें समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात किए जाते हैं। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति का जो माप होता है वो किसी समंक श्रेणी का एक प्रतिनिधि मूल्य होता है, और ये प्रथम क्रम या प्रथम स्तर का माप होता है, जिसके अंतर्गत तीन माध्यों का अपन अध्ययन करते हैं। समांतर माध्य जिसे गणितीय माध्य कहते हैं, स्थिति संबंधित माध्य जिसमें माध्यिका और बहुलक दोनों स्थिति संबंधित माध्य हैं, माध्यिका और बहुलक दोनों स्थिति संबंधित माध्य हैं, और समांतर माध्य गणितीय माध्य हैं। इस प्रकार से जो भी बेसिक छोटी छोटी बातें थी वो अपन ने अध्ययन कर ली है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें बच जाती है, जो पहले मैं समांतर माध्य आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद में उससे इंपॉर्टेंट कहां से प्रश्न आ सकते हैं वो मैं आपको नोट करवाऊंगा। उसके बाद में माध्यिका, फिर बहुलक, ऐसे करके अपन इस ये जो आपका टॉपिक है इसको अपन कवर करेंगे। हाँ तो साथियों अब देखो, अब अपन समांतर माध्य ज्ञात करना सीखते हैं। बहुत ही सरल, एकदम सरल शब्दों में और पूरा समझेंगे अपन। देखो समांतर माध्य सूत्र होता है, पहले अपन समांतर माध्य की कैलकुलेशन कैसे होती है वो समझेंगे। इसके पश्चात अपन समांतर माध्य की विशेषताएं और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य समझेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले अपन इसकी कैलकुलेशन समझ लेंगे, तो इसकी विशेषताएं और महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने में अपने को काफी आसानी रहेगी, इसलिए अपन पहले इसकी कैलकुलेशन समझ रहे हैं। देखिए समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। इसका सूत्र होता है समांतर माध्य, इसको x बार से डिनोटेट किया जाता है या x बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। समांतर माध्य को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, x बार से। x के ऊपर एक लाइन खींची जाती है, इसे x बार पढ़ते हैं, x बार। देखिए साथियों इसका सूत्र होता है सिग्मा x बटेवा n या सिग्मा fx बटेवा सिग्मा f। इसको पढ़ा जाता है सिग्मा, ये सिग्मा होता है, इसका अर्थ होता है योग, यानी इस x का योग कर लेंगे पहले, और फिर n का मतलब होता है
पद मूल्यों की संख्या, पद मूल्य का योग नहीं, पद मूल्य का योग तो ऊपर आएगा सिग्मा एक्स, नीचे आएगा पद मूल्यों की संख्या। यह सूत्र लगेगा यदि एफ दिया हुआ होता है, जैसे व्यक्तिगत श्रेणी में तो केवल एक्स दिया हुआ था वहां पर, तो अपन व्यक्तिगत श्रेणी में केवल एक्स दिया हुआ होता है तो अपन सिग्मा एक्स बटेवा एन वाला सूत्र लगाएंगे, और खंडित और अखंडित श्रेणी में एफ भी साथ में दिया हुआ होता है, एफ का मतलब बारंबारता भी साथ में दी हुई होती है, तो अपन ये वाला सूत्र यूज करेंगे। देखो अपन इसको एक एग्जांपल की सहायता से अपन समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण है कि 4, 6, 8, 5, 13, 18 का समांतर माध्य ज्ञात करो। इसका हल होगा समांतर माध्य x बार बराबर इन सब का योग करेंगे और फिर पद मूल्यों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो n का मान कितना आ गया, 6 आ गया। और सिग्मा x का मतलब क्या होगा, 4, 6, 8, 15। इसको मैं पहले सूत्र अप्लाई कर देता हूं यहां पर कि समांतर माध्य x बार बराबर होगा आपका सिग्मा x बटेवा n। ठीक है, तो इसको अपन लिख देंगे कि 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 13 प्लस 18 बटेवा पद मूल्यों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इन सबका जो योगफल होगा वो 54 हो जाएगा बटेवा 6 बराबर 9। समांतर माध्य कितना आ गया, 9 आ गया। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। केवल पद मूल्य दिए हुए थे, इनका आपने योग किया और पदों की संख्या का भाग लगा दिया, तो समांतर माध्य आपका कितना आ गया, 9 आ गया। नेक्स्ट देखिए साथियों, यदि एफ भी साथ में दिया हुआ हो, पद मूल्य तो दिए हुए है ही, साथ में यदि एफ भी दिया हुआ हो तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, इसके संदर्भ में अपन देखते हैं। बंद करो। हाँ तो साथियों, अपना जो फर्स्ट एग्जांपल अपन ने समझा इसमें आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब अपना जो सेकंड एग्जांपल है, ये देखिए थोड़ा स्पेस यहाँ कम है, इसलिए मैंने ऊपर से इरेज करके इसी एग्जांपल को ऊपर समझाया है, ध्यान से समझना। समांतर माध्य ज्ञात करो, ये आपका उदाहरण है, इसको मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है कि x दिया हुआ है 4, 6, 2, 3, 5 और 4, और f दिया हुआ है 2, 1, 3, 4, 4, 2 और 5। ठीक है, तो अपना सूत्र होता है समांतर माध्य x बार, यदि f दिया हुआ होता है तो अपना सूत्र होता है कि सिग्मा fx बटेवा सिग्मा f। तो सिग्मा fx कैसे ज्ञात करेंगे, f और x को गुणा करके अपन fx ज्ञात करेंगे, f और x को गुणा करके अपन क्या ज्ञात करेंगे, fx ज्ञात करेंगे पहले, और उसके बाद में इनका योग कर लेंगे तो सिग्मा fx का मान प्राप्त हो जाएगा। पहले अपन ने f को गुणा किया किससे, x से, फिर जो भी मूल्य है उनका अपन योग कर लेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को, सिग्मा fx। जैसे कि 4 गुणा 2 बराबर, 4 गुणा 2 मैंने यहां पर गुणा करके भी बताया था कि आप अच्छे से समझ जाए। 4 गुणा 2, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं इसको, 4 गुणा 2 बराबर 8, 6 गुणा 1, 6 गुणा 1 बराबर 6, 2 3, 2 गुणा 3 बराबर 6, 3 4, 3 गुणा 4 बराबर 12, 5 2, 5 गुणा 2 बराबर 10, 4 5, 4 गुणा 5 बराबर 20। अब इन सब का योग कर लेंगे तो सिग्मा fx बराबर कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। सिग्मा fx बराबर 62 और सिग्मा f बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, f का योग करोगे तो सिग्मा f और fx का योग करोगे तो सिग्मा fx प्राप्त हो जाएगा, जो कि सूत्र में रखने के लिए अपने को आवश्यक है ये मान ज्ञात करना। समांतर माध्य जिसको x बार से डिनोटेट किया जाता है, सिग्मा fx बटेवा सिग्मा f 62 बटेवा 16 बराबर 3.87 समांतर माध्य प्राप्त हो गया। तो अपन ने व्यक्तिगत श्रेणी में जैसे केवल पद मूल्य दिए हुए होते हैं, तो वहां समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, पद मूल्यों का योग करके पदों की संख्या का भाग लगा दिया, सिग्मा x बटेवा n समांतर माध्य प्राप्त हो गया। अब यहां साथ में f भी दिया हुआ था, तो अपन ने क्या किया, f को x से गुणा किया और सिग्मा fx कर लिया और सिग्मा f किया, सूत्र में मान रखा और समांतर माध्य ज्ञात कर लिया। अब एक और अपनी श्रेणी बच रही है जिसको कहते हैं अपन अखंडित या असतत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करना सीख लिया, खंडित श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करना सीख लिया, अखंडित या असतत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। हाँ तो साथियों देखो, नेक्स्ट है आपका अखंडित या असतत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करना। व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करना सीखा अपन ने, खंडित या सतत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करना सीखा। असतत या अखंडित श्रेणी में समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, अखंडित या असतत श्रेणी किसे कहते हैं, जिसमें ये ऐसे वर्ग दिए हुए होते हैं वो अखंडित या असतत श्रेणी कहलाती है।
इसमें देखो समांतर माध्य ज्ञात करो, ये आपका उदाहरण दिया हुआ है। इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, x बार ज्ञात करना है, x बार ज्ञात करना है। वर्ग दिए हुए हैं 10 से 20, जो वर्ग दिए हुए थे इनको अपन यहां लिख लेते हैं और इसका अपन मध्यमान ज्ञात करते हैं। वर्गों का मध्यमान ही x होता है। मध्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे 10 और 20 है, इसका मध्यमान कितना होगा, 10 प्लस 20 भाग 2, 20 प्लस 10 30, 30 में 2 का भाग लगाओ 15। नेक्स्ट 20 30, तो 20 प्लस 30 भाग 2 बराबर कितना हो जाएगा, 30 और 20 50, 50 में 2 का भाग लगाओ 25। इस प्रकार से 15 25 35 45 55 अपने मध्यमान आ गए। अर्थात x की वैल्यू अपन ने ज्ञात कर ली, f की वैल्यू पहले से दी हुई थी। अब आगे समांतर माध्य वैसे ही ज्ञात होगा जैसे खंडित श्रेणी में आपने ज्ञात किया था। f को x से गुणा किया, सिग्मा fx किया और सूत्र में सिग्मा fx का मान रखा, सिग्मा f करके सिग्मा f का मान रखा और कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लिए। देखो x का मान ज्ञात कर लिया आपने, f का मान दिया हुआ है, f को x से गुणा करो, 15 गुणा 2 30, 25 गुणा 3 75, 35 गुणा 2 70, 45 को 1 से गुणा करने पर 45, 55 को 2 से गुणा करने पर 110, इनका योग करने पर सिग्मा fx 330 और सिग्मा f बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा fx बटेवा सिग्मा f सूत्र होता है। खंडित या अखंडित श्रेणी का एक ही सूत्र होता है दोनों का, सिग्मा fx बटेवा सिग्मा f, और व्यक्तिगत श्रेणी में सिग्मा x बटेवा n लगता है। सूत्र मैंने आपको लिखवा दिए पहले, 330 बटेवा 10 बराबर 33, ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके जो समझाई है। तो ये समांतर माध्य आपका सिग्मा fx बटेवा सिग्मा f, सिग्मा fx का मान कितना आया था 330 बटेवा सिग्मा f का मान आया अपना 10, तो 330 भाग 10 बराबर कितना प्राप्त हुआ, 33। ये आपका समांतर माध्य ज्ञात हो गया। समांतर माध्य आपने अच्छे से सीख लिया। व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, उसमें सिर्फ पद मूल्य दिए हुए होते हैं, तो पद मूल्यों का योग करो और पदों की संख्या का भाग लगा दो। अर्थात व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होगा सिग्मा x बटेवा n। इसे समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में है खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। इन दोनों का एक ही सूत्र होता है सिग्मा fx बटेवा सिग्मा f, यानी f को x से गुणा करो, fx आ जाएगा, उनका योग कर लो, सिग्मा fx आ जाएगा, f का योग कर लो, सिग्मा f आ जाएगा। सिग्मा fx के मूल्य में सिग्मा f जो भी प्राप्त होता है उसका भाग लगा दो, समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा। दोनों सूत्र में फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिग्मा x बटेवा n ये व्यक्तिगत श्रेणी के लिए काम में लेते हैं, सिग्मा fx बटेवा सिग्मा f ये खंडित या खंडित और अखंडित श्रेणी दोनों के लिए इसी सूत्र को काम में लिया जाता है। अखंडित श्रेणी या असतत श्रेणी में वर्ग दिए हुए होते हैं, उनका मध्यमान या मध्य मूल्य निकालो, x का मान आ जाता है। उसके बाद में जैसे खंडित श्रेणी में अपन कैलकुलेशन करके समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, उसी तरह से अखंडित श्रेणी में कैलकुलेशन करके समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी तीनों में समांतर माध्य ज्ञात करना आप अच्छे से सीख गए होंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया कि सांख्यिकी में बहुत सारे आंकड़े होते हैं, उनको इकट्ठा कर लो, उनका वर्गीकृत कर लो, सारणियों में उनको सेट कर लो, उसके बाद में विभिन्न प्रकार के सूत्र लगा के उनसे जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनमें सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो केंद्रीय प्रवृत्ति से ही होती है। इसीलिए इसको जो प्रथम क्रम या प्रथम स्तर का मापांकन कहते हैं। और इसमें आपके सिलेबस में 3 दिए हुए हैं, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। समांतर माध्य गणितीय माध्य है, माध्यिका और बहुलक दोनों स्थिति संबंधित माध्य हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है, समांतर माध्य क्या होता है, माध्यिका और बहुलक के बारे में अपन और चर्चा करेंगे। समांतर माध्य गणितीय माध्य हैं, माध्यिका और बहुलक स्थिति संबंधित माध्य हैं। और इसके अलावा समंक क्या होता है, समंक कह दो, आंकड़े कह दो, डेटाज कह दो या पद मूल्य कह दो, बात एक ही है। बारंबारता क्या होती है, यानी कोई पद मूल्य कितनी बार रिपीट हो रहा है, जैसे 4 की बारंबारता 3 है तो 4 3 बार आएगा, 5 की बारंबारता 10 है तो 5 10 बार आएगा, ये बारंबारता होती है। वर्ग क्या होता है, उसमें L1 क्या होती है, L1 वर्ग की निम्न सीमा, जैसे ये सारी की सारी L1 है, सब की सब L1 है, और L2 का मतलब होता है वर्ग की ऊपरी सीमा, ये सब की सब L2 है। समझ गए। विस्तार, इनके बीच का जो विस्तार होता है, सबका विस्तार कितना है 10, तो इसको 10 इसको I से या S से रिप्रेजेंट किया जाता है, विस्तार को I या S से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होता है आपका वर्ग विस्तार।
वर्ग क्या होता है, वर्ग विस्तार क्या होता है, निम्न सीमा क्या होती है, ऊपरी सीमा क्या होती है, समंक क्या होता है, पद मूल्य क्या होता है, आंकड़े क्या होते हैं, सूचनाएं क्या होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या होता है, और समांतर माध्य में जो अपन गणना कैसे कैसे करते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में किस प्रकार से गणना करते हैं, खंडी श्रेणी में कैसे गणना करते हैं, अखंडी श्रेणी में अपन किस प्रकार से गणना करते हैं, उक्त के संदर्भ में अपन ने अच्छे से अध्ययन किया है। अब समांतर माध्य की कुछ विशेषताएं हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूं, इसके बाद में आपका जो समांतर माध्य है ये वाला कंसेप्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक बार अपन समांतर माध्य की विशेषताएं पढ़ने से पहले एक और समांतर माध्य होता है, इसे बाहरी समांतर माध्य के नाम से जाना जाता है। जैसे अभी अपन ने जो पढ़े हैं, जैसे सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये अपन सरल समांतर माध्य हैं जो व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित और अखंडित श्रेणियों के संदर्भ में अपन ने पढ़ा है। इसमें एक और समांतर माध्य आता है जिसे अपन कहते हैं बाहरी समांतर माध्य। इसके संदर्भ में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। देखो बाहरी समांतर माध्य में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये सवाल अपने को दिया हुआ था, x की वैल्यू दी हुई थी और w की वैल्यू दी हुई थी। जैसे मैं इसको यहां लिख देता हूं कि x और w, जैसे 2 3 5 7 और 10, और ये आपका 5 3 2 1 1। ये अपने को यह सवाल दिया गया था या ये उदाहरण दिया गया था कि बाहरी समांतर माध्य, इसका बाहरी समांतर माध्य ज्ञात करो, बाहरी समांतर माध्य ज्ञात करें। तो ये इसका मैंने हल कर लिया, यहां पर इसको मैंने यहां पर हल कर दिया। ऊपर प्रश्न दिया हुआ था कि इसका बाहरी समांतर माध्य ज्ञात करो, इसको मैंने नीचे सोल्व कर दिया। एक्स और डब्ल्यू की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। सूत्र बनता है बाहरी समांतर माध्य का सिग्मा एक्स डब्ल्यू बटेवा सिग्मा डब्ल्यू। तो सिग्मा एक्स को डब्ल्यू से गुणा करेंगे आप, फिर जो भी प्राप्त होगा उसका योग कर लेंगे तो सिग्मा एक्स डब्ल्यू प्राप्त होगा, और सिग्मा डब्ल्यू का योग कर ले तो सिग्मा डब्ल्यू का मान प्राप्त होगा आपको। यानी डब्ल्यू का मतलब होता है वेट, डब्ल्यू मीन्स होता है WEIGHT वेट, वेट का मतलब होता है आपका बार, ठीक है। ये वैल्यू आपको दी हुई है, इसको अपन x को w से गुणा करेंगे, 2 गुणा 5 10, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 7 को 1 से गुणा करेंगे 7, 10 को 1 से गुणा करेंगे 10। इसका योग कर लेंगे सिग्मा एक्स डब्ल्यू और ये सिग्मा डब्ल्यू। सूत्र में आपने सिग्मा एक्स डब्ल्यू का मान रखा 46, सिग्मा डब्ल्यू का मान रखा 12, तो ये आपका भाग देने पर 3.83 बाहरी समांतर माध्य प्राप्त हो गया। अब इसमें एक और विधि आती है जिसे पग विचलन विधि या पद विचलन विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि के संदर्भ में अपन अगली कक्षा में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो लार्ज हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा। तो पग विचलन विधि या पद विचलन विधि और समांतर माध्य की जो भी विशेषताएं हैं और जो भी महत्वपूर्ण कंटेंट या कंसेप्ट आप उसको कह सकते हैं, पॉइंट्स कह सकते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण होते हैं, उसके संदर्भ में अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत बधाई आप सभी विद्वान साथियों को उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।